नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौधरी एक बार फिर से आरबी क्लासेज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जो ये चैप्टर दिया गया है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके बारे में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो हमारे दैनिक जीवन में हर एक जो खाना वगैरह खाते हैं या जो कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें इन चीजों की भूमिका होती है। लेकिन ये होता क्या है कि जब कोई पदार्थ है या खाना है उसमें ये जैसे अम्ल है या क्षारक है वो उपस्थित होते हैं और जिस के अनुरूप उपस्थित होते हैं उनके गुणधर्म होते हैं वो हमें पता ही होते हैं, लेकिन हमें उनका केवल क्या नहीं पता होता है कि नाम पता नहीं होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अम्ल की या क्षारक की, जो कोई भी इस लेसन में हम अध्याय में बात करेंगे तो उस खाने में हमें क्या होता है, इनके गुण मौजूद होते हैं और उन गुणों से हमें पता भी चलता है कि ये इस प्रकार का इसका स्वाद है और स्वादों के अनुसार ही उनमें क्या दिया गया है, इन पदार्थों की भूमिका दी गई है। तो इस अध्याय में हम तीनों नावों के बारे में, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे और विस्तार से पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं बता दूं, अगर किसी विद्यार्थी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी अपना साथी है या विद्यार्थी है उस तक ये पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते हुए बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है फिर भी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बोर्ड क्लास की तैयारी वाले स्टूडेंट है वो घर पर अगर बैठे हैं तो इस चीज को क्या कर सके, इस समय की बचत करके क्या करे, वो तैयारी शुरू कर सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर 10वीं क्लास का, जिसका नाम दिया हुआ है आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे हम पहले इन तीनों नावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जैसे जैसे लेसन के अंदर दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएंगे। तो पहला जो दिया हुआ है सिलेबस, उसमें पहला नाम है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के क्या गुणधर्म है, अम्ल कैसे प्रकृति में मौजूद होता है। हमने जैसे बात की कि खाने में भी हमारे अम्ल पदार्थ जो पाया जाता है या किस रूप में पाया जाता है, वो सारी कुछ बातें हम करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल किसे कहते हैं, यदि किसी पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टा हो और पीएच मान उसका क्या हो, 7 से कम हो, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो इस गुणधर्म के साथ साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि अब जैसे मैंने नाम ले लिया आपके सामने पीएच, तो बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, सर पीएच कब सही करते जा रहे हैं, हमें पहले बताया ही नहीं पीएच होता क्या है। तो पीएच एक स्केल होता है, उस पीएच स्केल के माध्यम से हम पता करेंगे कि कौन सा पदार्थ क्या है, अम्ल है, कौन सा क्षारक है और कौन सा लवण है। इस पर अब बात आई इसके मान की, तो मैंने बता दिया पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल में ये जो पीएच नाम दिया गया, इस पीएच शब्द का इस सूचकांक है, अर्थ होता है, इस पी का अर्थ होता है पुष्पांश, जो कि शक्ति का सूचक है। एच है वो क्या करता है, एच है वो हाइड्रोजन आयनों को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन आयनों का मतलब समझते हो, आयन नाम आते ही तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाइड्रोजन H+ है या OH- है, यानी हाइड्रोजन पर यदि क्या हो, प्लस और माइनस, ये जो दो आयन दिए हुए हैं, अगर इन आयनों के अकॉर्डिंग अगर दिया हुआ होगा तो वो हमें प्रदर्शित करेगा H। तो समझ में आ गया होगा पीएच शब्द का अर्थ। पी किसका सूचक होता है, पुष्पांश शक्ति का सूचक होता है। एच होता है हाइड्रोजन आयनों का सूचक होता है, जो हमें बताता है कि हाइड्रोजन आयनों की क्या सांद्रता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। अब मैंने बता दिया पीएच का अर्थ, अब बात आई कि अम्ल और क्षारक और लवण तीनों का पीएच मान किस पर निर्धारित होता है। यदि हम पीएच स्केल को देखेंगे आगे इसी लेसन में, तो इस पीएच स्केल में क्या होता है कि 0, 7
और 14 तक मान निर्देशित किया हुआ होता है। जैसे हम पीएच स्केल में जो सीधा स्केल देखते हैं, उस स्केल पे भी क्या होता है, लिखा हुआ होता है सेमी के तौर पर आगे 1 सेमी 2 सेमी, वैसे इस पीएच स्केल ये मान इस प्रकार लिखा हुआ होता है। कैसे, यदि 0 से आगे हम बढ़ेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा और आगे ये भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब अगर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, लवण के बारे में, तो हम इनके गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्या कर लें, एक एक परिभाषाएं बना लें इनकी। कैसे बनेगी परिभाषा, परिभाषा अम्ल की यह बनेगी कि यदि वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल की अगर डेफिनेशन देखी जाए, परिभाषा देखी जाए तो यही होगी, और नोट्स उपलब्ध कराएंगे आपको, उसमें एकदम सटीक परिभाषा आपकी लिखी हुई मिलेगी। जैसे अम्ल की परिभाषा एक बार पुनः बता रहा हूं आपको कि वे पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में खट्टे हो और जिनका पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। सेकंड है, दूसरा नाम है हमारा क्षारक, जिसे क्षार भी कहा जाता है। क्षारक, इसके विपरीत परिभाषा हो जाएगी, वे पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में कड़वे हो और उनका पीएच मान क्या हो, 7 से, अम्ल का क्या था, 7 से कम, तो क्षार का क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। समझ में आया, यानी क्षारक का तो क्या होगा, 7 से अधिक, क्षार बोलो चाहे क्षारक बोलो, अगर इनका पीएच मान तो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब दो चीजें आ गई है, अब हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे आप विद्यार्थियों के तौर पर ले लो, कक्षा में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनके तौर पर ले लो, तो वो क्या होता है, एक तो आपने सुना होगा लेवल होते हैं, स्तर होता है, मध्यम और निम्न, ये 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं, किसी भी लेवल पे देख लो 3 स्तर। उच्च स्तर का मतलब शिखर पर है वो, मध्यम का मतलब बीच वाला, निम्न का मतलब जो नीचे ही नीचे है। तो हमने क्या पढ़ लिया, अम्ल में पढ़ा 7 से कम, यानी ये कौन सा स्तर का है, नीचे का स्तर है, पीएच मान के तौर पर देख रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरा है उच्च स्तर, यानी क्या हो, 7 से अधिक, ज्यादा वाला क्या हो जाएगा उच्च स्तर के, और निम्न वाला क्या हो जाएगा कम। निम्न का अर्थ क्या होता है, कम ही होता है। और मैंने क्या बताया, अम्ल में क्या बताया, 7 का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, और उच्च का मतलब क्या होता है, अधिक, यानी 7 से पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक। अब बचा कौन सा, मध्यम। मध्यम का मतलब क्या बचा, एक तो क्या हो गया 7 से कम और एक हो गया 7 से अधिक, तो एकदम आसान सी परिभाषा बन जाएगी। उदासीन क्या होगा, किसे कहते हैं उदासीन, वो आगे बात ऊपर लवण दिया हुआ है, वो लवण क्या कहलाता है, उदासीन। पीएच मान क्या बचा, केवल 7 हो, जिनका पीएच मान क्या हो, केवल 7 हो, उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहा जाता है। तो तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, कौन कौन सी, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में हमने क्या कर लिया है, एक बार उनकी जो विशेष तौर पर तीनों की परिभाषाएं, और क्या पढ़ लिया, इनकी नॉर्मल जो परिचय होता है उसके आधार पर इस पाठ का हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो आगे ये जो क्या दिया हुआ है इसमें, यही चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 4 नामों के साथ साथ 3 नामों के बताए ना, उनके साथ साथ में एक नाम और आएगा आपके सामने, वो नाम होगा सूचक। सूचक का अर्थ क्या होता है, सूचक का अर्थ होता है हमें क्या प्रदान करता है, ये सूचना प्रदान करता है। ये नाम उनसे अलग है, किनसे, जो 3 नाम थे आपस में कॉमन थे, अम्ल, क्षारक एवं लवण, उनसे ये नाम अलग है। अब हम देखो पढ़ने जा रहे हैं, ये तो जो ऊपर दिया हुआ है मेन जो परिचय में दिया है लेसन के, उसमें तो आसानी से आपको पता ही है, भोजन स्वाद में क्या होता है, खट्टा और क्या हो सकता है, कड़वा, दोनों भी गुण मौजूद हो सकते हैं, विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण ही होता है। अब मैंने पहले बताया था ना आपको, पहले अगर कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तो वो सोचेंगे कैसे हो सकता है भोजन में अम्ल, यानी अब होता क्या है, हम जो ग्रहण करते हैं दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, उन क्रियाकलापों में इन चीजों की अहम भूमिका होती है। क्रमशः
अम्ल क्षारक एवं लवण होता है यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण, यानी भोजन क्या कर लिया है, अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया है, से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार करेंगे या कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा? ये आपके सामने क्या बन गया है, एक तरह से प्रश्न बन गया है। अब आपको पता है क्या होता है कि कभी कभार हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर क्या है, एक चीज कहावत है वो प्रसिद्ध है। क्या कर रहे हैं, प्रसिद्ध क्या है कि याद कहीं रहे है आपने राजस्थानी भाषा में सीधो के वहां के कहां तो के हुए चोखो जिमाइडो और कहां के हुए चोखो ठोकड़ो याद रहे है। तो के करे कि न्योते वगैरह वहां जावा तो अपनी अभी जगह फेमस है बिंग अनुसार आप देखा के न्यूनतम जिम रहा है जना, कोई आदमी हुआ ज्यादा जिमाकड़ हुआ जो के करे ज्यादा खा लिए। अगर भोजन क्या कर लिया, उसने ज्यादा खा लिया है तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लिया है तो वो किससे पीड़ित हो जाएगा, अति अम्लता से पीड़ित हो जाएगा। और वो क्या करेगा, अब आम भाषा में अगर आपने आज पढ़ लिया है ये बात, तो आगे अगर पारिवारिक तौर पर ये घटना घटित होगी तो आपके सामने 3 उपाय होंगे। कौन कौन से? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा। अगर अम्लता से पीड़ित हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? अब आज समझाने के बाद आप सोचोगे ये घटना घटित हुई तो हमने क्या कर लिया, ये उपचार कर सकते हैं। तो नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा। अब आपको पता होना चाहिए अम्लता का मतलब हो गया क्या, अति अम्लता हुई है, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, अम्ल है वो क्या हो गया, अधिक मात्रा में जो भी ग्रहण किया हमने भोजन वो क्या हो गया, अम्ल की मात्रा उसमें क्या थी, अधिक थी। अब आपको पता है यदि अम्ल की मात्रा अधिक है और हमें क्या करना है, उसको कम करना है। अधिक अम्लता, अति अम्लता हो गई है, उससे पीड़ित हो गया है तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो कम करना है तो उसके लिए अब इनमें से हम क्या ढूंढेंगे, क्या करेंगे, कौन सा ग्रहण करेंगे, ऐसा पदार्थ ग्रहण करेंगे जो क्या हो, क्षार है वो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। और जैसे ही हम क्या करेंगे, क्षारक ग्रहण करेंगे, क्षार ग्रहण करते ही वो क्या करेगा, अम्ल की मात्रा को क्या करेगा, कम करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है और इसका पीएच मान जो पहले से अति अम्लता से पीड़ित है उसका पीएच मान क्या है, 7 से कम है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, स्वतः ही उसके मान को कम करता जाएगा और इस रोगी है जो अम्लता से पीड़ित है वो क्या हो जाएगा, उपचार से सही हो जाएगा। उपचार बताते समय कौन से गुणधर्म का ध्यान रखेंगे, ये मैंने बता ही दिया, गुणधर्म। दूसरा, अब अगर स्वाद में क्या है, कड़वा है, तो ऐसे पदार्थ तीनों पदार्थों से चखेंगे, कौन सा पदार्थ कड़वा है वो ग्रहण करेंगे। गुणधर्म रखेंगे। आप जानते हैं अम्ल क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त। अगर दोनों की बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो उनका पीएच मान क्या हो जाएगा, उसके प्रभाव को समाप्त कर देंगे और पीएच मान कहां तक ले आएंगे, लवण वाले पीएच मान तक ले आएंगे जिसका पीएच मान 7 होता है। अम्ल क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त। और अवश्य इस जानकारी का उपयोग किया होगा किसने, जब हम डॉक्टरों से सलाह मांगते हैं तो ऐसी ही सलाह देते हैं, वो नींबू के पानी पीने की सलाह देते हैं या सिरका जो खाने हैं का देते हैं या बेकिंग सोडा है उसका उपयोग करने के लिए कहते हैं। ये याद करना है आपको कि हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे अथवा कड़वे पदार्थों की जांच कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें क्या होता है, जैसे ही हम ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हमें तो क्या होता है, जब जीभ के द्वारा जो स्वाद का पता चलता है तब हम क्या करते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में पता करते हैं कि पदार्थ क्या है, कौन पदार्थ अम्ल है या पदार्थ क्या है, क्षारक है। तो ये चीज हम क्या करेंगे, यही देखेंगे कि स्वाद के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक जो शब्द आया है हमारे सामने इसी पाठ में, आज ही क्या करेंगे, हम विस्तार से इसके बारे में समझेंगे कि ऐसा भी कोई पदार्थ होता है कि हमें ना तो चखने की जरूरत है ना कोई दूसरी चीज की जरूरत है, उसके बाद भी हम पता कर सकते हैं कि वो पदार्थ क्या है, अम्ल है या क्षारक है। उसको पहचानने के लिए जो पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है, सूचक। सूचक मतलब ये हमें सूचना देगा कि ये पदार्थ अम्लीय है या ये पदार्थ क्या है, क्षारीय है। 0 को 1। अब
हाँ, तो हम सूचक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सूचक क्या होता है ये मैंने बात बता दी कि सूचना देने वाले को हम सूचक कहेंगे, लेकिन स्पष्ट परिभाषा हमें याद रखनी जरूरी है। सीधी सूचना हमें क्या पता चलेगा किस चीज की सूचना दे रहे हैं। सूचक का अर्थ होता है कि वे पदार्थ जो किसी पदार्थ को चखे या छुए बिना ही क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो पदार्थ क्या है, अम्लीय है या वो पदार्थ क्षारकीय है। सीधा हमें कोई विलयन ला करके दे दे और हो सकता है उसमें कोई अम्ल की अधिक मात्रा में हो, और हमें अगर चेक करके पता करना हो तो हमें क्या हो सकता है, शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पर ऐसे जो सूचक नाम दिया है इस प्रकार की जो क्या है जरूरत है। तो अगर सूचक के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो सूचक की परिभाषा अच्छे से समझ लेना। यहां दी हुई है स्पष्ट तौर पे, यहां तो ये परिभाषा दी है कि हमें याद कीजिए, हमें बिना स्वाद क्या करें, चखे ही खट्टे अथवा कड़वे पदार्थों की जांच की थी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सूचक की परिभाषा मैंने बता दिया आपको। सूचक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या कर सके, बिना चखे क्या कर सकते, स्वाद में खट्टे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिससे बिना चखे या छुए हम बता सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, सूचक। एक बात ध्यान रख लेना, अब ये सूचक के भी क्या है, प्रकार है। सूचक की क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। अब प्राकृतिक के अंदर ही क्या है, जैसे ये परिभाषाएं बता रहा हूं ना, इन परिभाषाओं के, इन नामों के अंदर ही क्या छुपी हुई है, ये परिभाषाएं बन जाएगी। वे सूचक जो हमें क्या हो सके, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम क्या है, कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम है मानव निर्मित, यानी वे सूचक जिसका क्या कर सके, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया हो या प्रयोगशाला के अंदर क्या किया गया हो, इनको बताया हुआ हो, बनाया हुआ हो या निर्माण किया हुआ हो। जानते हैं अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। तो मैं एक बार आपको क्या करता हूं, इन तीनों के गुणधर्म लिख के बता देता हूं। किस किस के, पहले अम्ल के लिखता हूं, याद रख लेना, ये जो ऊपर लिखा है अम्ल। अब गुणधर्म क्या होते हैं, यहां लिख दो मैंने, स्वाद में खट्टे, नंबर 2 पीएच मान 7 से कम, और तीसरा गुण जो क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने ये इस चीज के बारे में पढ़ ली। अब बताऊं, देखो आगे, बिना स्वाद चखे खट्टे पदार्थ क्या होता है, ये गुण ध्यान रखना। क्या, स्वाद में खट्टा कौन होगा, अम्ल। पीएच मान क्या करेगा, 7 से कम। अब लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र ये होता है, क्या होता है, सूचक का एक प्रकार है लिटमस पत्थर। अब हमें क्या करेंगे, हम ये ध्यान देंगे, आप बच्चों के सवाल आएगा दिमाग में कि सर ने बता दिया लिटमस पत्थर ये सूचक होता है, पर सूचक तो क्या है, दो प्रकार के हैं। अब आपको क्या पता लिटमस पत्थर कौन से सूचक के अंदर आता है, प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है या कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आता है। तो वो भी हम यहाँ इसी पाठ में यही अध्ययन करेंगे कि क्या होता है। लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है, जो हमें क्या होता है, प्रकृति के द्वारा या प्रकृति से प्राप्त होता है। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक प्राकृतिक सूचक, और मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाने वाले सूचक क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, लिटमस पत्थर और हल्दी किसके उदाहरण हो गए, हल्दी व लिटमस पत्थर। अब लिटमस पत्थर क्या होता है, जैसे हम पुस्तक होती है या
जो कोई भी नोटबुक होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पेज होता है, कागज है, वो देखते हैं ना, वैसे ही लिटमस पत्र होता है। लेकिन उस लिटमस पत्र की विशेषता क्या होती है, विशेषता ये होती है कि वो क्या कर देता है, जैसे ही हम किसी विलयन के अंदर उसे डुबोते हैं तो डुबोते ही क्या हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। यदि रंग में परिवर्तन आ जाए तो उस रंग में परिवर्तन किस प्रकार का आया है उससे हमें पता चलेगा कि जो जिस विलयन में हमने डुबोया है वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये चीज हमें पता चलेगी। जैसे यदि हमने कोई विलयन डुबोया है, विलयन को डुबोते ही जो पदार्थ अम्ल था वो क्या कर देता है, यदि विलयन है उसमें लिटमस पत्र का रंग क्या था, पहले नीला, नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, या पहले लाल था और लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो क्या पता चलेगा, अब ये देखो गुण क्या दिया, खट्टा होता है, ये गुण किसका था, अम्ल का था। पीएच मान 7 से कम, गुण किसका था, अम्ल का था। दूसरा गुण क्या था, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो क्या कर देगा, नीले को लाल, यानी नीले को लाल करेगा तो वो अम्ल क्या कहलाएगा, वो विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। कैसे, देखो आगे। अब ये जो सूचक हो गया, क्यों दिया इसने, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा बिना चके छुए विलयन में हम जैसे ही वो लिटमस पत्र डालते हैं तो लिटमस पत्र डालते ही वो लिटमस पत्र उसका रंग जो नीला था उससे उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया। इसलिए हमें पता चल गया वह विलयन कौन सा है, अम्लीय विलयन है। और अगर यही लिटमस पत्र क्या हो जाता, लाल के रंग को क्या कर देता, नीला कर देता, तो इसका मतलब वो विलयन कौन सा होता, क्षारकीय विलयन होता। एक ऐसा सूचक है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, बिल्कुल ध्यान दिया होगा, श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब भी हम क्या करते हैं, साबुन से या किसी दूसरे पदार्थ से क्या करते हैं, धोते हैं, धोते ही क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन लेते हैं तो उस धब्बे का रंग क्या हो जाता है, लाल को क्या होता है, भूरा हो जाता है या दूसरे रंग में परिवर्तन होगा। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक, अब तीसरा नाम आया है किसका, इसका, कृत्रिम सूचक, मानव निर्मित सूचक व संश्लेषित सूचक, तीनों एक ही चीज है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए, तो पूछोगे आप कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं था, सीधा हमने सूचक बता दिया, प्राकृतिक कृत्रिम बता दिया। लेकिन एक बार पुनः आप देखोगे मैंने यहाँ बताया है कि वे सूचक जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। हल्दी और लिटमस पत्र इस प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। संश्लेषित या मानव निर्मित या कृत्रिम, तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आप परीक्षा में आ सकता है कि मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं। तो जो मनुष्य के द्वारा निर्मित या प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं वो सूचक क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित सूचक कहलाते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, मानव निर्मित सूचक के अंदर उदाहरण है मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थेलिन नाम के दो जो रसायन दिए हुए हैं, पदार्थ दिए हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम सूचक है। जो भी काम इसका क्या होता है, काम इनका यही होता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है, यही चीज बतानी होती है। इसका काम यही है जो क्या था, प्राकृतिक सूचकों का काम था। फिनोप्थेलिन का उपयोग किया जाता है। अब देखो आगे, ये भी जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसमें लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं, पहले तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, मेरे से प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं ये कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे को निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग करते हैं, कौन सी सूचना के लिए कि ये लिटमस पत्र अम्लीय विलयन का पहचान या क्षारकीय विलयन की पहचान या सूचना कैसे दे सकता है। जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय होता है तब ये कौन से रंग का हो जाता है, बैंगनी। सर ने 3 कलर बता दिए, लाल, नीला और बैंगनी। यदि नीले को लाल करे तो क्या होगा,
अम्लीय है। यदि लाल को नीला करे तो कौन सा विलयन होगा? क्षारकीय है। और यदि रंग क्या हो जाए? बैंगनी रंग का हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि अम्लीय विलयन है या क्षारकीय है। तो रंग बैंगनी हो जाता है तो ना तो वो क्या होगा? अम्लीय, ना ही क्षारकीय, तो वो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा, या हम उसे क्या कहेंगे? लवण कहलाएंगे। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ है जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरनिया जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां होती है, रंग वाली पंखुड़ियां होती है। किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को क्या करते हैं? सूचना करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ये देखो ऐसी परिभाषाएं आपको क्या होगी? या तो इन चीजों से ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप ये न चाहते हैं, प्रत्येक लाइन टू लाइन न पढ़ते हैं, तो एक बार अच्छे से इन दोनों जो भी लेसन है, इस लेसन के वीडियो बनाए जाते हैं। ये जो यहाँ देखने के बाद अगर आपको लगे कि सर ने क्या पढ़ाया था, वो एक बार अच्छे से पढ़ लें। या जो हमें परिभाषाएं होती है या इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं, इसके अंदर लाइनें होती है, वो कहाँ मिलेगी? तो वो इसी वीडियो के, इसी ऐप के अंदर क्या करेंगे, हम आपको उपलब्ध करा देंगे पीडीएफ के रूप में। वहां जाकर के भी ये सारी परिभाषाएं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को पहले बता चुका हूं। किसकी परिभाषा? सूचक की परिभाषा। विशेष तौर पर याद ये रखना, सूचना देने वाला होगा, लेकिन किसकी सूचना? कि अम्ल है, पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसकी सूचना देने वाले को सूचक कहते हैं। अब देखो पाठ के गत प्रश्न है, उस प्रश्न में क्या पूछा है? आपको क्या दिया गया है? 3 परख नलियां दी गई है। इनमें एक में क्या लिया है आपने? आश्रित जल लिया गया है। शेष 2 में क्या लिया है आपने? एक में तो अम्लीय विलयन लिया है, दूसरे में क्षारकीय विलयन लिया है। यदि आपको केवल क्या कर सके, लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अब हमें क्या दे दिया? लाल लिटमस पत्र। ये क्या होता है? लाल लिटमस पत्र नाम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? सूचक है। अब जैसे ही हम जिस परख नली में इस सूचक को डालेंगे तो वो हमें क्या दे देगा? सूचना दे देगा। यदि वो पदार्थ, सूचना कौन सा है? हमने लाल लिटमस पत्र लिया है, और ये लाल लिटमस पत्र यदि क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, तो हमें क्या पता चलेगा कि परख नली में लिया गया विलयन क्या होगा? क्षारक। और यदि ये लाल लिटमस पत्र जो होगा, इसमें रंग में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि अम्लीय है। आप एक नाम से याद रख लेना इसका गुणधर्म, सीधा आपने कोई लड़की का नाम याद रख लेना, वो नाम है मान लो अनिला। अनिला का काम क्या है? अनिला शब्द है, इस शब्द से आपको पूरा पता चल जाएगा एक गुणधर्म। किसका? अम्ल का। कैसे? 2 गुणधर्म तो मैंने बता दिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा गुण है अनिला। क्या अनिला? कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे काफी बार देखते हैं, हम कॉपी के अंदर याद है सब कुछ, लेकिन जब लिखते हैं उस टाइम क्या होते हैं, जो घबराहट होती है, उस घबराहट के कारण क्या कर देते हैं? लाल को नीला तो अम्ल में लिख देते हैं, नीले को लाल क्षारक में लिख लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि इस शब्द से आपको याद रहे तो अच्छी बात है। कैसे? अम्ल है, ऐसे अम्ल, न से यानी नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी अनिला शब्द से आप एक गुणधर्म याद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक गुणधर्म याद करेंगे तो क्षारक वाला दूसरा गुणधर्म आपको स्वतः पता चल जाएगा कि बचा कौन सा? लाल क्या करेगा? नीला, तो वो हो जाएगा क्षारक। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो आगे से आगे पढ़ते रहना ध्यान से। जितना अच्छे से आप अगर पढ़ोगे और समझोगे, उतना ही आपको क्या होगा? बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। अब बात आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं उसकी। अम्ल क्षारक का रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखा है, तो 3 रासायनिक गुणधर्म बता दिए हैं आपको अच्छे से, और लिखित में आपको नोट्स होंगे, उसमें भी यही देखने को मिलेगा। अब आपको क्या दिया गया है? किसी प्रयोगशाला में एक बात तो आप सीधा पता चली गया है कि यदि कोई सूत्र दिया है या यौगिक हमें दिया है, उसके अंदर अंतिम में नाम यदि अम्ल आया है तो हमें सीधा पता चल जाएगा ये क्या है? अम्ल है। और अगर
एक विशेष पहचान और कर सकते हैं आप, ये ज्यादातर के अंदर H प्लस और OH ये हो तो इसकी पहचान हम करेंगे। H प्लस क्या होता है, OH माइनस क्या होता है, ये भी हम अच्छे से इसी में ध्यान देंगे, पता हमें चलेगा कि ये क्षारक है या अम्ल है। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो कोई भी नाम आया आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यदि आपको प्रॉब्लम कोई भी हो कि ये अच्छे से समझ में नहीं आया या सर हमें डाउट है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, लिख करके बता देंगे। हम प्रत्येक चीज को आपको संतुष्टजनक जवाब देंगे। विज्ञान की प्रयोगशाला में क्या लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल्टाइज और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल्टाइज। इतने सारे क्या दिए गए हैं प्रयोगशाला में, यौगिक दिए गए हैं। ठीक है, यौगिक दिए गए हैं। अब अगर इन यौगिकों में से हमें क्या किया जाए, पहचानने को बोल दिया जाए कि कौन कौन से तो अम्ल है और कौन कौन से क्षारक है। नीचे देखो, प्रत्येक विलयन की क्या करेंगे, सारों के विलयन लेंगे, इन्हें विलयन की बारी बारी से बूंद परख नलियों में मतलब बारी बारी से रखना है। सारणी 2.1 के अनुसार निम्न सूचकों की जांच करनी है। किसके अनुसार, जो लिटमस पत्र लिया गया था ना, किससे, लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोफ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ये सारे क्या है, ये है सूचक। विलयन से क्या परिवर्तन होता है, यदि इनके अंदर करेंगे तो परिवर्तन क्या होगा, एक तो उनका हमें पता चलेगा पीएच मान का, दूसरा हमें पता चलेगा लिटमस पत्र के रंग में क्या परिवर्तन होता है। और जैसे ही हमें इन विलयनों से परिवर्तन होगा तो हम क्या पहचान सकेंगे कि अम्ल है या क्षारक है, इन दोनों की पहचान कर सकेंगे। ये बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ये जो सारणी 2.1 में परिवर्तन कर सकते हैं, पहले क्या लोगे, विलयन का नमूना। यदि मान लो विलयन का नमूना क्या लिया गया है, यहाँ हमने ले लिया HCl, लाल लिटमस पत्र है, लिया गया लाल लिटमस पत्र है विलयन, या इसमें नीले में परिवर्तन हुआ है, या फिनोफ्थेलिन है, उसमें क्या परिवर्तन आया है। जैसे ही परिवर्तन आया, मान लो लाल है, या इस लाल को क्या कर दिया, नीला कर दिया, फिनोफ्थेलिन क्या कर रहा है, परिवर्तन आया। जैसे जैसे परिवर्तन आएंगे हमें पता चल जाएगा कि पदार्थ क्या है, या विलयन है वो दिया गया वो अम्लीय है, या विलयन क्या है दिया गया क्षारकीय है। हो सकता है अगर उनके परिवर्तन ना भी आए तो वो विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाएगा। अब क्रियाकलाप 2, वही चीज दी हुई है, इसमें भी एक प्लास्टिक की थैली लेनी है, थैले को क्या करें, कस करके बांधना है, पूरी रात क्या करना है, फ्रीज के अंदर रखा हुआ है। अब इस कपड़े से टुकड़े का उसको क्या करना है, अम्ल या क्षार की जांच करनी है। इसमें 2 टुकड़े लेने हैं, उनकी गंध की जांच करनी है, क्या परिवर्तन आता है। यदि इसमें स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें एक टुकड़े पर HCl यानी अम्ल डालना है, और दूसरे टुकड़े पर क्या करना है, हमें एक में HCl और बूंद तथा दूसरे पर क्या करनी है, तनु NaOH। अब आपको एक चीज मैं बताऊंगा, क्या नाम, ये जो मैंने बताया था ना, जो भी नाम आए उसके बारे में आप अच्छे से समझो। 2 नाम आ गए आपके सामने, एक नाम आया, एक नाम मैं बता रहा हूं आपको। तनु और सांद्र का अर्थ क्या होता है, यदि जिसमें क्या हो, इसमें मात्रा दी गई है आपको, मान लो पूछा जाए कि तनु किसे कहते हैं या क्षारक किसे कहते हैं, तो इस चीज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि तनु क्या होता है और क्षारक क्या होता है। क्या दिया, पढ़ क्या रहे थे हम, किसके बारे में, अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अगर क्या हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, किससे, जल से, क्या हो, अम्ल अधिक हो और जल क्या हो, कम हो, और जल कम और अम्ल अधिक हो, वो विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्या हो, मान लो पूरा विलयन लिया गया है, उस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या है, अधिक है। जैसे मान लो HCl अम्ल है, उसको जल के साथ मिलाया गया है। अब अगर इसके अणुओं की मात्रा क्या है, कम है, जबकि अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो जो बना हुआ विलयन है वो क्या कहलाएगा, सांद्र।
ठीक है। और यदि हमें क्या पूछा गया कि तनु का अर्थ क्या होता है, तो जिसमें अम्ल क्या हो, अम्ल है वो कम मात्रा में हो और जल की मात्रा क्या हो जिसमें अधिक हो, वो विलयन क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही नाम आया तनु HCl तनु, इसका मतलब इसमें क्या है, अम्ल की मात्रा कम है लेकिन जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। दोनों टुकड़ों को जल से धो करके उनकी गंध की पुनः जांच करनी है। और इसके जो रिजल्ट्स है आगे आएंगे, क्या दिया हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अब दूसरा है अच्छा सा गुण है, बहुत ही शानदार व सरल है, पढ़ेंगे जितना हम पढ़ेंगे उतनी ही हमें ज्यादा जानकारी उपलब्ध होगी। अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ के अभिक्रिया करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे हम, उस लेसन में आपको अच्छे से किसके बारे में, इस नाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। लेकिन अब एक ही ध्यान रख लेना आप, धातु क्या होती है, चमकीली होती है, विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो इससे आप पता चल जाएगा कि यदि ऐसी वस्तु के साथ, कैसी, जो चमकीली हो और सुचालक हो, उसके साथ अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। चित्र 2.1 के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक परख नली लेनी है। परख नली का मतलब समझते हैं ना, प्रयोगशाला में जाइए कभी, या जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उन टीचर्स के द्वारा पूछिए परख नली कैसी होती है। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के आकार की होती है लेकिन वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है और कांच की बनी होती है। परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर नाम क्या आ गया, तनु, ठीक है, समझ गए होंगे यार। जल की मात्रा क्या होगी, अधिक, अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम। लीजिए इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े लेने हैं। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रभावित करना है। ये अनेक प्रकार के प्रयोग दिए हुए हैं, लेकिन ध्यान रख लेना यदि क्रियाकलाप दिए हैं तो उसके आधार पर हमें देखना है। दानेदार जिंक, जिंक मतलब जिंक का अर्थ क्या हुआ, किसके साथ अभिक्रिया ली है, एक तो लिया है अम्ल, अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, धातुओं के साथ, यानी इसने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। जिंक धातु है या धातु, आपको पहचान किससे पड़ेगी, चमकीली और सुचालक। इनसे आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित करते हैं। साबुन के विलयन बुलबुले बनते हैं, तो क्यों बनते हैं, ये कारण है किसके, इस अभिक्रिया होने के। जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास ले जाना है, क्या परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम क्या देखेंगे, ये सारी चीजें, ये जो प्रयोग हम पढ़ रहे थे ना, कौन सा, दानेदार जिंक के टुकड़े का, ठीक है। अब देखो आपको एकदम शानदार अच्छे से समझाया जाएगा। ये क्या चित्र किसका है, चित्र है कि दानेदार जिंक के टुकड़े को क्या किससे अभिक्रिया करवाई है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सीधे तौर पर कहें तो हम क्या करवा रहे हैं, अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या प्रश्न आएगा, अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि यदि किसी पदार्थ में या यदि किसी अम्लीय विलयन की, किसी H2SO4 के अम्लीय विलयन की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। तो चित्र में अच्छे से समझाया गया है आपको, ये परख नली है, ठीक है। इस परख नली मैंने बताया था ना, पेन के आकार की होती है और क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, कांच की बनी हुई होती है, ये विशेषता परख नली की है। अब परख नली के अंदर लिया क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और पेंदे में यानी तले पर क्या जमा हुआ है, उसके क्या डाल दिए, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब जैसे ही जिंक के टुकड़े डालेंगे आपस में दोनों में क्या होने लग जाएगी, अभिक्रिया। अभिक्रिया होते ही क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, प्रश्न याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न अगर बढ़े तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है।
अब क्या दिया है, इससे परख नली है, इससे प्रवाह नली, यानी जो हाइड्रोजन गैस निकली है इससे, तो स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड से क्या दिया है, परख नली को बांधा हुआ है। अब परख नली से स्टैंड पर लगाने के बाद जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इस प्रवाह नली से होते हुए जो क्या रखा गया है, एक पात्र रखा गया है। इस पात्र के अंदर क्या बना है, साबुन का विलयन डाला है। अगर उस साबुन के विलयन के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस कौन सी, जो इस परख नली के अंदर से निकलने वाली प्रवाह नली से होते हुए इस विलयन के अंदर, जो साबुन का विलयन है उसके अंदर प्रवेश करती है, तो फिर क्या होते हैं, वो जो है विलयन, उससे क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो एक प्रश्न आपको बताया ये मैंने अभी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, इसी चित्र से प्रश्न बनता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक परख नली, प्रश्न बनता है कि परख नली की सहायता से आप क्या करें, दानेदार जिंक के टुकड़ों की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको पहले ये चित्र बनाना है, उसके बाद जैसे जैसे आपने चित्र के अंदर पहले मान लो जिंक के टुकड़े डाले, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, उसके बाद विलयन हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हुई, उसमें प्रवाह नली के होते हुए एक पात्र के अंदर क्या लिया गया है, साबुन का विलयन लिया गया है, उसमें प्रवाहित करते हैं किसके रूप में, बुलबुले के रूप में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इसी प्रयोग के अंदर आगे हाथ में क्या लेंगे, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को जो उस पात्र से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसके पास ले जाएंगे। ले जाते ही फट फट की ध्वनि के साथ क्या करेगी, आवाज आएगी। तो वो आवाज किसकी है, हाइड्रोजन गैस की है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा अंतर, चौथा अंतर। 3 अंतर मैंने बताए थे आपको अम्ल के। अम्ल क्या करते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और अम्ल क्या कर देते हैं, ये जो शब्द लिखा था मैंने, कौन सा शब्द लिखा था मैंने, अनिला शब्द लिखा था। अनिला शब्द का अर्थ क्या बताया था मैंने, अम्ल है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये तीसरा अंतर बताया था, पीएच मान 7 से कम होता ही है। अब चौथा अंतर क्या है, ध्यान रख लेना, आपको मिलेगा नहीं, 3 अंतर तो सिद्ध देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब इनके माध्यम से पता चलेगा हमें। हमने क्या की, H2SO4 की अभिक्रिया करवाई, किसके साथ, जिंक के साथ। तो अभिक्रिया तो होगी, आगे क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। तो ये पता चल गया ना, अभिक्रिया किसके साथ हुई, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाने पर, जिंक के साथ करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब चौथा अंतर ये बन गया है, नीले लिटमस पत्र को लाल करने के बाद चौथा अंतर है कि अम्ल क्या करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल है वो क्या करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप 2.4 है कि एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े और उसमें क्या करना है। अब देखो दूसरी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। अब क्या करेंगे, हमने भी उस प्रयोग में यह देखा कि जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई किसकी, अम्ल की, लेकिन अब जिंक के साथ अभिक्रिया किसकी करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो इस अभिक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया है, दर्शा दिया है, NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू सोडियम जिंकेट, और इसमें ही क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के लिए संभव नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल तो क्या करता है, सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन क्षारक है वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उससे आगे आया है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं और कैसे नहीं। तो सेम ही चित्र दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या ली गई है, परख नली है, टुकड़े कौन से लिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पता है, अगर नहीं है तो देखो, सोडियम का प्रतीक चिन्ह हो गया Na और कार्बोनेट जो समूह होता है उसका होता है CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा NaCO3, और अगर
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूछा जाए तो सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब देखो दो परख नली लेनी है, उस पर नाम अंकित करना है। एक पहली परख नली पे A, दूसरी परख नली पे B। परख नली A में लगभग कितने ग्राम, 0.5 ग्राम क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, हो गया, लीजिए। और परख नली B में उतना ही ग्राम क्या लेना है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों परख नलियों में लगभग कितने ml, 2 ml क्या लोगे, तनु HCl। तनु और सांद्र का अर्थ बता दिया ना आपको। देखो आपने क्या निरीक्षण किया, यानी उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, तो जैसे ही डाला हुआ है परख नली है, परख नली के अंदर से ये जो निकास है, निकास नली से किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो दूसरी परख नली में लिया गया है, उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है, CO2। तो ये हुआ आपकी धातु कार्बोनेट की किसके साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इस परख नलियों के जो दिया हुआ ही है। एक आप विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, यदि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको अगर ऊपर दिया हुआ हेडिंग लाइन थी, मेन क्या थी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट व धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो ये इसका परिणाम है। क्या है परिणाम, कि सोडियम क्लोराइड यानी क्या बन रहा है, लवण, जल व CO2 गैस का निर्माण होता है। किससे, यदि अम्ल है वो क्या करते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल व गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब क्या हुआ, उत्पादित CO2 गैस को किस में प्रवाहित कर दिया, चूने के पानी में। चूने के पानी का मतलब CaOH की होल ट्वाइस। अब ये क्या हो गया, चूने का पानी, इसका क्या हुआ, सामान्य नाम। सूत्र क्या दिया हुआ है, CaOH की होल ट्वाइस। अब अगर आपको पूछ लिया जाए इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है, Ca का अर्थ होता है कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस, इसका मतलब हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दी, CO2 गैस प्रवाहित की, तो किसका निर्माण हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट व जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। यदि इसी को क्या कर दिया जाए, CO2 की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो जल क्या हो जाता है। अब आपको पता ही होगा, मैंने बताया था NaHCO3 का सूत्र, यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो CaHCO3 की होल ट्वाइस का सूत्र क्या होगा, तो वही कंडीशन है, Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे है चूने का पत्थर या खड़िया है, ये क्या करते हैं हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, लेकिन इनका सूत्र हमें पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो सूत्र है सारे दिए हुए हैं। संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग क्या है, रूप है। सभी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि धातु कार्बोनेट दिया है तो इसका मतलब कार्बोनेट समूह होगा किसके साथ, धातु के साथ। और यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसका मतलब ये दिया हुआ होगा उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। अभी मैंने समझाया था आपको कि सभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ क्या करवाई जाए, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण, जल और CO2 का निर्माण होता है। लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस किसका अभिक्रिया करवाई, अम्ल की अभिक्रिया, बना क्या, लवण, जल या लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अम्ल क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं।